हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों ने त्योहारों को मनाया होगा। उसके बाद तुरंत आइए हम अपने जो एग्ज़ाम है उसमें फिर से लगते हैं और उसी के ज़ोरदार तरीके से तारतम्यता को बनाए हुए तैयारी करते हैं। तो आइए अपने विषय पे आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24। अब आप इसको जान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम में कितना रिलेवेंट होता है। तो चलिए अपने विषय पे बात करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो आइए फ़िलहाल अपने विषय पे चलते हैं। हमारा जो मेन मकसद होता है कि टॉपिक टू टॉपिक हम बात करें, कि हम सारी चीज़ों को ये नहीं कि हम ऐसे पढ़ाएंगे ये चीज़ अच्छी होगी, या जैसे आप अन्य कोचिंगों में देखिए, इधर आजकल देखिए जिस तरीके से लोगों में हो गया कि अपनी कोचिंगें को बढ़ावा दिए पे लगे। स्थिति ये आ गई, अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा हो कई कोचिंग संस्थानों पे जो सिलेक्शन को लेके कुछ विवादित जो आए हुए हैं कोचिंग संस्थान कई हैं। फिलहाल आइए अपने हम विषय पे चलते हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि टॉपिक को कवर करना और जितना हो सके कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको डिलीवर की जा सकें, ठीक है। तो आइए अपने विषय पे चलते हैं हम फिलहाल। जो केंद्रीय बजट 2023-24 है, इसको केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। और ये जो बजट है 45 लाख करोड़ का, कितने का, 45 लाख करोड़ का बजट है। साथ ही पहली ऐसी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जिनके द्वारा ये बजट पेश किया गया। 49 वर्ष पहले लगभग यदि आप देखिए तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा बजट को पेश किया गया था। इस बजट की जो है हमारा बजट, इसमें 7 प्राथमिकताएं जिनको सप्तऋषि कहते हैं और 3 विजन को लेके चला गया है, ये पूछता है, ठीक। ये अमृतकाल का बजट है। अब कभी कभी पूछता है कि अमृतकाल क्या है, तो युवा पीढ़ी को अमृतकाल कहते हैं, ठीक। इसी तरह एक पूछता है इसमें कि अपशिष्ट से आमदनी ये क्या चीज़ है, तो गोवर्धन स्कीम के तहत ये आता है। इसकी सारी योजनाएं भी अभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सप्तऋषि क्या है, समावेशी विकास, नेक्स्ट है आपका वित्तीय क्षेत्र, अंतिम छोर तक व्यक्ति की पहुंच, युवा शक्ति, हरित विकास, क्षमता उभारना और अवसंरचना को एवं निवेश को बढ़ावा देना। ये अमृतकाल के 7 विजन है। साथ ही जो 3 इसके विजन है, ये लक्ष्य है, 7 विजन है। युवाओं को ध्यान में रखकर नागरिकों को अवसर प्रदान करना, रोजगार सृजन करना और सुदृढ़ और स्थिर आर्थिक वातावरण पैदा करना, ताकि इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो सके, इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक। और साथ ही बात करें रुपए आता कहाँ से जाता कहाँ से पूछा जाता है, तो उसको भी देखिएगा। 1 रुपए में यदि बात करें तो उधार और देवताएं में 34 पैसे जाते हैं। साथ ही 6 पैसे जो आपके कर सब्सिडी कर रहित पूंजी प्राप्तियों में जाते हैं। कर रहित पूंजी प्राप्तियों में 6 पैसा, 2 पैसा कर कर सही कर, देखिए जो 6 पैसा है वो कर सहित पूंजी प्राप्तियां, जो 2 पैसा है वो कर रहित पूंजी प्राप्तियां। फिर से एक बार सुनिएगा, 1 रुपए में 34 पैसा जो है उधार और देयताएं, ठीक। 6 पैसा आपका कर सहित पूंजी प्राप्तियां में जाता है। 2 पैसा कर रहित, मतलब एक में टैक्स इंक्लूड है, एक में नहीं है, तो कर रहित पूंजी प्राप्तियों में। 4 पैसा सीमा शुल्क में जाता है। 17 पैसे जीएसटी में से आते हैं हमारे यहाँ। ये 1 रुपए कहाँ कहाँ से हमारे सरकार में पैसे आते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। उधार और देयताएं से 34 पैसा आता है। जो अन्य देश में उधार है वो सब पैसे देते हैं तो जमा होता है, तो 34 पैसे मिलते हैं सरकार को। कर संरहित, कर सहित पूंजी प्राप्तियों से 6 पैसा मिलता है। कर रहित पूंजी प्राप्तियों से 2 पैसा और 4 पैसा जो मिलता है वो सीमा शुल्क से मिलता है। 17 पैसा जीएसटी से मिलता है। 15 पैसे निगम कर से, कॉरपोरेट से मिलते हैं। वहीं 7 पैसा जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से और इनकम टैक्स से 15 पैसे, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो मिलता है उधार एवं देयताएं से मिलता है 34 पैसे। सेकंड नंबर पे आपका आता है जीएसटी से 17 पैसे। और अगर थर्ड नंबर पे बात करें तो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स जिसको निगम कर कहते हैं 15-15 पैसे मिलते हैं। तो
कभी कभी पूछता है कि सबसे ज़्यादा रुपए मतलब प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उधार एवं देयताएं से दूसरे नंबर पे जीएसटी, तीसरे पे इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स 15-15 पैसे। ठीक, अब बात करें रुपए जाता कहाँ कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका देखिए जाता है वो होता है इंटरेस्ट, ब्याज में जाते हैं 20 पैसे। नेक्स्ट बात करें तो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसमें 17 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं 9 पैसे, सब्सिडी में 7 पैसा, रक्षा पे 8 पैसे, और वित्त आयोग द्वारा आवंटन जो होता है उस पे 9 पैसा, तथा करों और शुल्कों में राज्यों का जो क्षेत्र है करों और शुल्कों में उस पे कितना जाता है, तो उस पे जाता है 18 पैसे, और अन्य जो खर्च होते हैं उस पे होता है 8 पैसे। ठीक, पेंशन पे 4 पैसे। तो ये है कि 1 रुपए में कहाँ से पैसे आते हैं और कहाँ जाते हैं। ठीक, यदि बात करें आवंटन इस बार मंत्रालयों को कितना हुआ, तो सबसे ज्यादा जो मंत्रालय में आवंटन हुआ है वो रक्षा विभाग, 5.94 लाख करोड़ रुपए, 5.94 लाख करोड़। नेक्स्ट है यदि बात करें आपका, तो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को है 2.70 लाख करोड़। नेक्स्ट है आपका रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़। वहीं उपभोक्ता खाद्य एवं वितरण मंत्रालय की बात करें 20.6 लाख करोड़। रसायन उर्वरक मंत्रालय की बात करें तो 1.78 करोड़। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो 1.60 करोड़, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करें 1.25 करोड़। ठीक, तो ये है मंत्रालय में किसको कितना आवंटन हुआ, एक बार फिर से सुनिएगा। रक्षा विभाग को, रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़, सड़क को 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता और खाद्य को 2.06 लाख करोड़, और रसायन उर्वरक को 1.78 लाख करोड़। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास को 1.60 करोड़, और नेक्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण को 1.25 लाख करोड़। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसको। साथ ही आप देखिए रेल बजट और जो सामान्य बजट है उसको अभी एक किया गया, इसके पहले वो अलग था। जब ये रेल बजट को कब एक साथ किया गया, सबसे पहले आप देखिए एकवर्त समिति आई थी वर्ष 1924 में, तो रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक, लेकिन वर्ष 2021 में वर्ष 2016 में 21 सितंबर वर्ष 2016 में हुआ क्या कि रेल बजट को सामान्य बजट से मर्ज कर दिया गया, मतलब अब एक साथ कर दिया गया। ठीक, और पहला जो बजट था वो 1 फरवरी 2017 को जब पेश हुआ तो दोनों एक साथ आए। ठीक, दोनों को एक साथ पेश किया, और तब से ये प्रक्रिया लगातार चल रही कि दोनों एक साथ आते हैं, रेल बजट और सामान्य बजट दोनों एक साथ मर्ज करके पेश किए जाते हैं। ठीक, बहरहाल जो 7 लक्ष्य थे उन पे हम चर्चा कर लें थोड़ा। जो समावेशी विकास है उसमें क्या है, सबसे पहले बात करें कृषि में, तो इसमें कहा गया कृषि वर्धक प्रणालियों को बढ़ावा देना। साथ ही जो कपास की उपलब्धता है, आपको पता होगा वर्ष 2023 जो है वो मोटा अनाज, जिसको श्री अन्न कहा जाता है, भारत सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। अब मोटा अनाज क्या होता है, जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ये तमाम रागी है, ये सभी मोटे अनाज में आते हैं। तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को मोटा अनाज दिवस जिसको कहा जाता है घोषित किया गया है। ठीक, बाजरा दिवस इस बार देखिए आप मोटा अनाज दिवस घोषित हुआ है। तो इसी में कहा गया है कपास की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल यानी प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे को बढ़ावा माध्यम से बढ़ावा देना है। ठीक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, नेक्स्ट है श्री अन्न यानी मोटा अनाज को बढ़ावा देना है, जिसको मोटा अनाज कहते हैं उसी को श्री अन्न कहा गया है। और 2200 करोड़ रुपए से आत्मनिर्भर के लिए स्वच्छ पौध कार्यक्रम की पौधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कृषि क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देना है कि किसान जो है ऋण ले सके। साथ ही इसके लिए कहा गया है कि इनको 20 लाख करोड़ रुपए तक का, मतलब टोटल जो है इनको 20 लाख करोड़ इसके लिए आवंटन किया गया है। साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो हमारा फिशरीज है उसको बढ़ावा देने के लिए, मछली पालन यानी मत्स्य पालन को बढ़ावा। नेक्स्ट बात करें स्वास्थ्य पे, तो कुल जीडीपी का
2.1% स्वास्थ्य पे खर्च करने की बात हुई है। साथ ही सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए वर्ष 2047 तक सुनिएगा फिर से, वर्ष 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए बात की गई है। साथ ही आईसीएमआर की पीपीपी लैब को बढ़ाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लैब को बढ़ाना आईसीएमआर की। नेक्स्ट यदि बात करें शिक्षा पे, ठीक, तो जीडीपी का 2.9% शिक्षा पे खर्च करने की बात हुई है। साथ ही पंचायतों वार्डों के स्तरों पर लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहन देना कि वहाँ पे लाइब्रेरी खुल सके, जो वहाँ के गरीब बच्चे हैं, जो असमर्थ हैं पुस्तकों को लेने में, तो वहाँ जाके पढ़ सकें, उनको सुविधा हो सके, शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करना, जिसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देना तथा इनको जीवंत उत्कृष्ट प्रदान करना। मतलब जो ये कॉलेज बने हैं, जो अध्यापकों हैं, उनके प्रशिक्षण हेतु जीवंत उत्कृष्ट केंद्रों को खोलना, ठीक है, जो केंद्र हैं उनको उनकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट यदि बात करें, जो समावेशी विकास हो गया। अब दूसरा क्या था, अंतिम छोर तक पहुंच व्यक्ति। इसमें क्या कहा गया, एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलेंगे का निर्माण। साथ ही जब एक स्कूल खोलेंगे तो शिक्षक की भर्ती भी होगी, तो 38,800 शिक्षक भर्तियों की व्यवस्था करना, उनको भर्ती करना तथा उनको नौकरियां एवं रोजगार से उनको जोड़ना का प्रयास करना। साथ ही पीवीटीजी जो जनजातीय क्षेत्रों में है, उन्हें 3 वर्ष के अंदर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है तथा उनकी स्थिति को सुधार लाने के लिए पीवीजीटीजी योजना पूछता है, तो उन जनजातीय क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए। साथ ही इसमें सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए टैंकों की सुविधा हेतु लगभग 53,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। कितना, 53,000 करोड़ का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना को 66% की वृद्धि करके लगभग 70,000 से अधिक आवास को बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट यदि बात करें वित्तीय क्षेत्र की, तो इसमें क्या कहा गया, 2 लाख करोड़ अतिरिक्त गारंटी ऋण प्रदान करना। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट को 1% से कम करना। महिलाओं हेतु मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए महिला एवं बचत पत्र योजना जिसको कहते हैं, इसमें 7.5% का इंटरेस्ट देंगे यदि वो 2 लाख रुपए तक जमा करती हैं, ठीक। साथ ही व्यक्तिगत कर की छूट के लिए प्रदान की गई जो सीमा को बढ़ा दिया गया, अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक। इसमें क्या क्या है, यदि कोई 3 लाख है तो उसको 0%, 3 से 6 लाख है तो 5% का टैक्स है, 6 से 9 लाख है तो 10% का टैक्स है, 9 से 12 लाख है तो 15% का, और 12 से 15 लाख है तो 20% का टैक्स, और 15 लाख से ऊपर है तो 30% का। एक बार इस टैक्स स्लैब को फिर से समझिएगा। जो व्यक्तिगत कर इसमें कहा गया है उसमें 7 लाख तक की उन्हें छूट दी गई है, और इसमें ये कहा गया है जो 3% तक है, ऐसे 3 लाख तक जिनका है उनको 0 रुपए, 3 to 6 लाख 5% का टैक्स है, 6 से 9 लाख में आपका 10% का टैक्स, 9 से 12 लाख में 15% का टैक्स, 12 से 15 लाख में 20% का, और 15 लाख से ऊपर में 30% का टैक्स, ठीक। नेक्स्ट कहा गया है अप्रत्यक्ष कर। जैसे जीएसटी में कुल उत्पादों की संख्या पहले 21 थी, उसको घटाकर 17 कर दिया गया। साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु एवं इसमें शेयरधारिता को बढ़ाने हेतु जो पहले 7 वर्ष की सीमा थी उसको बढ़ाकर अब 10 वर्ष किया गया। साथ ही जो विनिवेश है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हमारा सरकार का लक्ष्य है कि जो प्राइवेट सेक्टर करके उससे जो हम एक तरह से लीज पे दे दें और उससे हम इनकम कर सकें, तो विनिवेश का लक्ष्य क्या है 2023-24 में 51,000 करोड़ रुपए कि हम इससे प्राप्त कर सकें। वर्ष 2022-23 में क्या था, इन्होंने रखा लक्ष्य था 65,000 करोड़ रुपए का, लेकिन इनको जो प्राप्ति हुई थी वो टोटल आपको हुई थी 31,064 करोड़ रुपए की। कितनी हुई थी, 31,064 करोड़। लक्ष्य कितना था, 65,000 करोड़ का। लेकिन वर्ष 2022-23-24 का जो बजट है उसमें 51,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट यदि बात करें कि सब्सिडी
जो है वो सबसे ज़्यादा किस किस क्षेत्र में दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी होती है वो कृषि में है, उसके बाद उर्वरक क्षेत्र में है जिसको फर्टिलाइजर कहते हैं, और नेक्स्ट है पेट्रोलियम। ठीक, यदि बात करें युवा शक्ति की, तीन तीन क्षेत्र हो गए आपके। सबसे पहले समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंच, फिर है वित्तीय क्षेत्र। अब हम बात करने वाले हैं युवा शक्ति की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत अगले 3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग, रोबोटिक्स, 3D ब्लॉक प्रिंटिंग को बढ़ाना तथा मैकेनिक्स को बढ़ावा देने के लिए स्किल सेंटरों की स्थापना, 30 स्किल्स इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय प्रशिक्षुता हेतु उनको प्रशिक्षण के लिए 3 वर्ष में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका प्रदान, यानी उनको रोजगार के साधन प्रदान करना। नेक्स्ट बात करें हरित विकास की, तो इसमें क्या है, पीएम प्रमाण योजना के तहत हरित हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत करना। क्या करना, हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत करना। इसमें यह कहा है कि रासायनिक उर्वरकों को कम और संतुलित करना, ताकि रसायन की वजह जो हमारी जैविक खेती है उसको हम बढ़ावा दे सके। साथ ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,700 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 5 मिलियन मैट्रिक टन वर्ष 2030 तक उत्पादन करना। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना 5 लाख मीट्रिक टन वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट कहा है लद्दाख में 13 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा के साथ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सेंटर फॉर एविगेशन को में 20,700 करोड़ रुपए के साथ निर्माण करना। साथ ही गोवर्धन स्कीम जो 500 नए अपशिष्ट से आमदनी, जो अपशिष्ट है उससे आमदनी हो सके, स्थापना करना। साथ ही 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना करना। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। नेक्स्ट यदि बात करें कि क्षमता उभारना, छठवां सेक्टर है, 5 हो गए। 3 केंद्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, 3 केंद्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना। साथ ही डिजी लॉकर की स्थापना करना, जिससे एमएसएमई और चैरिटेबल क्षेत्रों जिसमें बड़े व्यवसायी हो, इन सभी को प्रयोग करने में आसानी हो। साथ ही 5G सर्विस हेतु इनके संचालन के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। नेक्स्ट है अवसंरचना के निवेश, जो लास्ट है उसमें है पूंजी निवेश को लगातार 3 वर्षों से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए, जो जीडीपी का लगभग 3.3 करोड़ रुपए है। क्या है इसमें, वर्ष 2000 तक 3 करोड़ 3 रुपए। राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु 1.3 लाख करोड़ रुपए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। साथ ही 100 संवेदनशील प्रोजेक्ट जिसमें पीवीटीजी योजना है, कोयला क्षेत्र है, पोर्ट्स है, बंदरगाह है, स्टील प्लांट है। साथ ही 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से, इसमें 15,000 जो प्राइवेट क्षेत्रों से उनके निवेश से इसको बढ़ावा देना है। साथ ही सरकार और केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु 10,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात की गई है, सरकार के केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने हेतु। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। साथ ही वर्ष 2023 में जो राजस्व की प्राप्तियां हुई हैं, पूछता है कितनी है, तो अनुमान कितना है हमारा, क्योंकि अभी आया तो है नहीं पूरा, जब लास्ट आएगा तो समझ में आएगा, जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा उससे पता चलेगा। तो राजस्व की प्राप्तियां 26.3 लाख करोड़। राजस्व का व्यय जो है वो कितना है, तो वो 35 लाख करोड़ रुपए। वहीं बात करें पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं वो 18.7 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 18.7 लाख करोड़। नेक्स्ट यदि बात करें पूंजीगत व्यय की, तो ये 13.7 लाख करोड़ है। साथ ही जो राजस्व घाटा का लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2025-26 आते आते जो अभी तक 6 पॉइंट तक चला जा रहा है, उसको 6.1 हो जा रहा है, कि जो था लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे में, उसको 4.6 तक लाना, मतलब राजस्व घाटे को कम करना। ठीक, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके लिए पैसे आवंटन हुए उसका नाम सुन लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे जल जीवन मिशन, उसके लिए 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 69,500 करोड़ रुपए का आवंटन है। फार्मासिस्ट उद्योग के लिए 1250 करोड़ रुपए का आवंटन है। और फेम योजना के लिए 5,172 करोड़ का आवंटन है। ठीक, तो ये थी आपकी जो लेटेस्ट योजना है। इस वर्ष जो योजना है उसमें पीवीटीजी योजना, अमृत धरोहर, गोवर्धन स्कीम, पीएम प्रमाण, पीएम विकास और साथ ही यूनिटी मॉल। इसमें क्या है, जो जीआई प्रोडक्ट हैं, ओडीओपी के जो प्रोडक्ट हैं उन सभी को बढ़ावा देना। जो मिस्टी योजना है इसमें क्या है, तट रेखा, आवास ऊर्जा, मैग्रोव को बढ़ावा देना। तो ये सारी योजनाएं जो लेटेस्ट आपके नए बजट में हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपने वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आप लोग से नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।